Welcome to my channel Dream and Achieve. I am Bharat. I am here with another lecture on Indian polity. प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल वाले सब्सक्राइब बटन को जाके दबाएं ताकि मुझे बढ़िया से वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। 1000 सब्सक्राइबर्स तक जितनी जल्दी आप लोग पहुंचाओगे उतनी जल्दी मैं आप लोगों के लिए और बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेकर के आता रहूँगा। सो प्लीज़ डू सपोर्ट एंड शेयर विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। आज हम बात करने वाले हैं यूनियन टेरिटरीज़ की। यूनियन टेरिटरीज एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है हमारे इंडियन पॉलिटी का, बट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इससे रिलेटेड अभी रिसेंटली काफ़ी सारे न्यूज़ में भी चल रही हैं चीज़ें और आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं, खास करके दिल्ली में क्या क्या चल रहा है, राइट। सो यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है और क्यों बनाया गया है और उनका गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यूनियन टेरिटरीज दोस्तों बेसिकली देश के वो एरियाज होते हैं विच आर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली उन एरियाज पे कंट्रोल रखता है। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली जो है इंडिया फॉर द सेक ऑफ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू सेंटर एंड डिवाइडेड इनटू वेरियस स्टेट्स, और हर स्टेट को एक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो चलाती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना एडमिनिस्ट्रेशन करती है स्टेट का। बट कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसपे डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कंट्रोल जो है वो जमाता है, राइट। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूट्स कॉन्स्पिकुअस डिपार्चर फ्रॉम फेडरलिज्म इंडिया। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, फेडरलिज्म क्या कहता है? फेडरलिज्म कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। बट यहाँ पे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली इन टेरिटरीज को एडमिनिस्टर कर रहा है, गवर्न कर रहा है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ क्लियर कट यूनिटरी बायस एंड फेडरलिज्म जो है यहाँ पे मतलब चैलेंज किया जा रहा है थोड़ा सा। अगर हम इतिहास जानना चाहते हैं दोस्तों कि यूनियन टेरिटरी ऐसा क्यों है कि इन एरियाज को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न किया जाता है, उसका इतिहास जाता है दोस्तों ब्रिटिश रूल के टाइम पे। ठीक है, ब्रिटिश रूल के टाइम पे दोस्तों कुछ एरियाज ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स ने शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट के नाम से अलग से रखे हुए थे। बाद में उनको चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस के नाम से भी जाना गया, राइट। अब ये क्यों रखे गए थे दोस्तों, अगर आप उनके इन डेप्थ रीजन पे जानना चाहेंगे तो आपको हर रीजन की अलग इतिहास मिलेगा, राइट। हर रीजन का अलग इतिहास मिलेगा और वो इतिहास काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिविएटेड रहा है फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ द रेस्ट ऑफ द कंट्री। मे बी वहाँ पे लोकल्स बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल रहे हैं, मे बी वहाँ का लैंग्वेज और कल्चर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, मे बी वहाँ पे ब्रिटिशर्स के लिए कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वो जगह रही है। बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं दोस्तों, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दीज वर सम इम्पॉर्टेंट एरियाज जिनको अलग से गवर्न करने की रिक्वायरमेंट लगी ब्रिटिशर्स को, जिस वजह से उन्होंने शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट के नाम से इनको रखा था या चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के नाम से भी रखा गया था। 1956 में फाइनली फिर जब भारत की कॉन्स्टिट्यूशन बनी तो उनको यूनियन टेरिटरीज की फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूट किया गया बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ जहाँ पे लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमारे स्टेट्स को डिवाइड किया गया था। उसी दौरान यूनियन टेरिटरीज का भी क्रिएशन किया गया। बाद में लेटर ऑन कई और यूनियन टेरिटरीज को ऐड किया गया, सब्ट्रैक्ट किया गया, वो सारी चीजें ऑफ कोर्स समय समय के साथ चेंज होती रही है, बट कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैज कम इन द ईयर 1956। क्या रीजंस हैं, ये चलिए जो मैंने आपको बताया था ये डिस्कस कर लेते हैं, रीजन भी एक एक करके। कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको कि कल्चर वहाँ का अगर अलग है, जैसे कि पौंडीचेरी में देखने को मिलेगा, दादर एंड नगर हवेली में आपको देखने को मिलेगा, दमन एंड दीव जैसे इलाकों में आपको देखने को मिलेगा जहाँ का कल्चर अलग है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, अलग से वहाँ की गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। जो मैंने बोला कि भाई दिल्ली अब जैसे है, दिल्ली हमारे देश का कैपिटल है, अब दिल्ली में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, सारे वीवीआईपीज वहीं पे हैं, प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे है, पार्लियामेंट हाउस वहाँ पे है, सारे सारे मेजर एक्टिविटीज़ देश की जो है वही दिल्ली के थ्रू होती हैं। इट इज़ अ ह्यूज प्लेस, इट हैज़ अ ह्यूज अमाउंट, ह्यूज पॉपुलेशन, लॉट ऑफ पीपल आर लिविंग देयर, राइट। सो दिल्ली इन दैट सेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, तो उसकी गवर्नेंस स्पेशल अलग तरीके से चाहिए, इसलिए उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। वैसे चंडीगढ़, वाई चंडीगढ़ दोस्तों, बिकॉज चंडीगढ़ इज अ प्लेस विच इज द कैपिटल ऑफ टू स्टेट्स टुगेदर। तो दो स्टेटों की कैपिटल होने की वजह से चंडीगढ़ में क्या होता है दोस्तों कि भाई बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है, स्पेशली अलग से इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन जो है हो नहीं पाती है। और एक पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट अगर वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन करेगी तो दोनों स्टेट्स आपस में लड़ पड़ेंगे कि भाई हमारा भी कैपिटल है, हमारा भी कैपिटल है, कौन सी गवर्नमेंट उसको एडमिनिस्टर करेगी। अब सोचिए अब आप,
पंजाब का भी है, हरियाणा का भी है, तो हरियाणा वाले लड़ पड़ेंगे पंजाब वालों के साथ कि भाई हमें चलाने दो, पंजाब वाले बोलेंगे नहीं हम चलाएंगे। सो देयर इज अ रिफ्ट देयर, तो इसलिए वहां पे उसको सेपरेट रखा गया है एज यूनियन टेरिटरी, राइट। सो देयर इज अ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन। स्पेशल ट्रीटमेंट टू ट्राइबल पीपल इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ऑलरेडी बताया मैंने कि ट्राइबल्स है अगर मान लीजिए, या फिर उनका स्पेशल अलग ही क्या कहते हैं उनका वो है, उनका अलग ही लैंग्वेज है, कल्चर है डिस्टिंक्ट, तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली इसलिए। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्यों है दोस्तों, क्योंकि नेवी के बहुत सारे, नेवी और एयरफोर्स के, आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से, नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो आइलैंड्स है बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया की वो लास्ट छोर है, वहां पे उसके बियॉन्ड जाओगे तो इंडिया के जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, और जो वर्ल्ड के जो इंटरनेशनल सीज हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, राइट। सो अब आपका बॉर्डर का लास्ट एरिया है, तो इसलिए आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह है, इसलिए उसको अलग तरीके से गवर्न करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको अलग तरीके से यूनियन टेरिटरी का दर्जा जो है दिया गया है। अब एडमिनिस्ट्रेशन होता कैसे दोस्तों, हमने तो बोल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन होता कैसे है दोस्तों। आर्टिकल 239 से 241 इन पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे डील विद ड्यूटी, राइट। तो ये आर्टिकल्स को प्लीज याद रखिएगा, और प्रेसिडेंट के द्वारा उसको डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, और प्रेसिडेंट एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करता है, राइट, हु इज द एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सो एक एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट होता है जिसको एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से जाना जाता है, और एडमिनिस्ट्रेटर को अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पुकारते हैं, जैसे कि दिल्ली में उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से, एलजी के नाम से पुकारा जाता है, या फिर चीफ कमिश्नर या एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से भी कई जगहों पे पुकारा जाता है। प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो अपॉइंट अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एडजॉइनिंग यूटी, राइट। तो अगर मान लीजिए कोई पास का स्टेट है, उसके गवर्नर है, और चाहें तो प्रेसिडेंट किसी गवर्नर को भी यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हैं कि चलो यार यहाँ का भी साथ साथ काम आप देख लीजिए, क्योंकि आपका पास का ये एरिया है इसलिए, राइट। तो ये भी पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेंगी, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है, प्लीज इसको आप याद रखिएगा, समझिएगा। तो आर्टिकल्स याद रखिएगा, और क्या कैसे गवर्न होता है वो याद रखिएगा। अच्छा, कुछ जो यूटीज होती हैं दोस्तों, जैसे कि फॉर एग्जांपल पौंडीचेरी और दिल्ली, उन यूटीज के पास अपने अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी होती हैं, और एक सीएम भी वहां पे इलेक्ट किया जाता है, बट existence of such institution UT does not diminish supreme control of president and parliament over them। यही चीज आ जाती है दोस्तों कि यहाँ पे इसलिए बनाया जाता है क्योंकि मान लीजिए यूनियन टेरिटरी बड़ा है, वर्कलोड थोड़ा ज्यादा है, और अकेले एडमिनिस्ट्रेटर सारे नियम कानून नहीं बना पा रहा है, तो एक पार्लियामेंट टाइप की बॉडी वहाँ पे, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर टाइप की बॉडी वहाँ पे खड़ी कर दी जाती है, और उस बॉडी का काम होता है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर का जो बॉडी है उसका काम होता है कि वो बिल्स को पास करे, कानून को बनाए, बट फाइनली सुप्रीम कंट्रोल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के होगा, प्रेसिडेंट के अंडर होगा थ्रू दी एडमिनिस्ट्रेटर या थ्रू दी एलजी, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल, अब जैसे दिल्ली को लीजिए, दिल्ली में 2 करोड़ की लगभग पॉपुलेशन है, इतने सारे लोग वहां पे रहते हैं, तो उनके लिए कानून बनाने के लिए एक सेपरेट व्यवस्था चाहिए, इसलिए वहां पे एक पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर टाइप का पूरा व्यवस्था बना दी गई है, बट अगेन एलजी के अंडर में सब आता है। So Pondicherry में there's a state legislative assembly can make laws on subject state list में concurrent. Again, लॉ स्टेट लिस्ट वाले ही वो बना सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि यूनियन लिस्ट का कोई लॉ बना दे, ठीक है। यूनियन लिस्ट के लॉज तो जो यूनियन बनाएगा वही रहेंगे, उसके पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है, बट स्टेट लिस्ट के लॉज वो लोग बना सकते हैं। तो पौंडीचेरी में भी ऐसा ही है और दिल्ली में भी ऐसा ही है, बट दिल्ली में कुछ चीजों को जो स्टेट लिस्ट के मैटर्स है उसको एक्सक्लूड किया गया, इस चीज को प्लीज याद रखिएगा, उनको सेंटर में डाला गया स्पेसिफिकली, दैट इज पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पौंडीचेरी में तो चाहे स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट दोनों में ही लॉज बना सकता है वहां का लेजिस्लेचर, बट दिल्ली में कुछ चीजों को स्टेट लिस्ट से एक्सक्लूड करके सेंटर को पावर्स दी गई हैं, जैसे कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड। क्यों क्यों दिया गया? अगेन फॉर द सिक्योरिटी रीजंस एंड वेरियस अदर इश्यूज, क्योंकि वजह से पुलिस है, अब दिल्ली इतना ज्यादा बड़ा एरिया है, तो ऐसा लगा, माना गया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको मैनेज नहीं कर पाएगा, संभाल नहीं पाएगा, इसलिए सेंटर के हाथ में दे दिया। वेरियस अदर सिक्योरिटी इश्यूज, कैपिटल ऑफ द कंट्री है तो वहां पे सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए,
more number of employees have to be deployed, so a bigger organization has to be there, right? That is the reason. President can make regulations for peace, progress, good governance of Andaman Nicobar, Lakshadweep, Dadra Nagar Haveli. Obviously president के पास पावर है पीस प्रोग्रेस गुड गवर्नेंस की जो मेजर्स है रेगुलेशंस है वो बना सकता है। अंडमान आइलैंड्स का, दादर नगर हवेली वगैरह, दमन दीव, इन सब का बना सकता है। पौंडीचेरी की अगर हम बात करें तो पौंडीचेरी में प्रेसिडेंट कब लेजिस्लेट कर सकता है दोस्तों, जब असेंबली सस्पेंडेड है। क्योंकि भाई देखिए दोस्तों, जिन जिन यूटीज में असेंबली नहीं है तो उन असेंबली में डायरेक्टली प्रेसिडेंट जो है नियम कानून बना सकता है, लेकिन जिनमें असेंबली बनाया गया है तो वहां पे फिर असेंबली ही अपने कानून को बनाएगा। प्रेसिडेंट कब बना सकता है, प्रेसिडेंट तब बना सकता है जब असेंबली डिसॉल्व है या सस्पेंडेड है, इस टाइप की कोई सिचुएशन है, उस केस में फिर प्रेसिडेंट बना सकता है। बट बाकी नॉर्मल सिचुएशन में काम जो है नियम कानून बनाने को असेंबली कर रही होगी। पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश अ हाई कोर्ट फॉर अ यूटी और पुट इट अंडर जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ एडजेसेंट स्टेट। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई मान लीजिए यूटी, अगर पार्लियामेंट को लगता है कि बहुत बड़ा यूटी है तो अपना खुद का हाई कोर्ट भी दे सकता है उसको, और अगर चाहे, अगर उसे लगता है कि नहीं इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है तो वो बहुत सारे अलग अलग स्टेट के हाई कोर्ट को भी यूटीज के केसेस को देखने की जिम्मेदारी सौंप सकता है। एंड अभी तक के दिल्ली इज द ओनली यूटी टू हैव इट्स ओन हाई कोर्ट, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट भी है दिल्ली का। काफी ज्यादा दिल्ली हाई कोर्ट के आपको आए दिन न्यूज में जो स्टेटमेंट्स है सुनने को मिलते हैं। सो इट इज अ इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री ऑल्सो। बट बाकी जो यूटीज हैं उनका जो हाई कोर्ट का, उनका जो कोर्ट का लोड है वो बाकी दूसरे दूसरे हाई कोर्ट्स को ट्रांसफर किया हुआ है। जैसे कि मैंने पूरी लिस्ट बना के रखी है, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव का बॉम्बे हाई कोर्ट को दिया हुआ है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स का कैलकाटा हाई कोर्ट को दिया हुआ है, चंडीगढ़ का पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दोनों देख लेते हैं, लक्षद्वीप का देख लेता है केरला हाई कोर्ट, पौंडीचेरी का देखता है मद्रास हाई कोर्ट। ये सारी चीजें जो है दोस्तों अलग अलग हाई कोर्ट्स को ट्रांसफर की गई हैं। मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस पूछते हैं दोस्तों, तो इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार जरूर आप अपने नजर में इसको डाल लीजिए। दिल्ली से रिलेटेड, दिल्ली के दोस्तों थोड़ा सा स्पेशल प्रोविजंस क्या है, दिल्ली के स्पेशल प्रोविजन ये है दोस्तों, दिल्ली में थोड़ा सा पेक्यूलर चीज है, इसलिए दिल्ली का केस आपको थोड़ा और डिटेल में समझना चाहिए। बिकॉज दिल्ली एक नॉर्मल यूटी की तरह नहीं है, बाकी सारे यूटीज की तरह नहीं है। दिल्ली को एक कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ पार्शियल स्टेटहुड दिया गया है। ठीक है, तो स्पेशल स्टेटस ग्रांट किया गया था दिल्ली को बाय 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991। वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी दिल्ली की क्रिएट की गई एंड उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है, या एनसीआर के नाम से उसको बनाया गया, और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली को लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में सौंपा गया, राइट। सो एलजी को दिया गया। सो इट वाज डन बाय 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए। तो इसलिए दिल्ली को कायदे से डायरेक्टली एक यूनियन टेरिटरी कहना भी एकदम परफेक्टली सही नहीं है, स्टेट कहना भी परफेक्टली सही नहीं है। बेटर होगा आप कहें कि स्पेशल स्टेटस प्रोवाइडेड टू दिल्ली। स्ट्रेंथ है जो उसकी मेंबर्स की, उसको 70 पे फिक्स किया गया है। सीएम के साथ 6 और मिनिस्टर हो सकते हैं सिर्फ। और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है वो ये है कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं दिल्ली को, उनको डायरेक्टली प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, एलजी अपॉइंट नहीं करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि बाकी जो यूनियन टेरिटरीज होती है वहां पे सीएम वगैरह को आपके जो एलजी है वही अपॉइंट कर देते हैं, लेकिन दिल्ली में स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट जो है वही आपके सीएम को अपॉइंट करता है, इसको याद रखिएगा। Council of Ministers headed by CM aid and advise LG on exercise of his functions. In case of failure of constitutional machinery, the president can impose his rule in the territory. Simple. तो यहाँ पे बाकी जगह स्टेट्स में क्या होता है दोस्तों, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड एंड एडवाइज सीएम, चीफ मिनिस्टर के पास पूरी पावर्स होती है। लेकिन दिल्ली के केस में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी के पास सारी पावर्स है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड सीएम मिलकर एलजी की हेल्प करते हैं दिल्ली को चलाने में। सो एलजी इज एम्पावर्ड टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर वगैरह सब एलजी के पास है during recess of state legislative assembly which has to be done by prior permission of president. प्रेसिडेंट के परमिशन के साथ अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है सेशन में तो प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस कर सकता है कौन, एलजी। और यूटी से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है दोस्तों, जो पूरे यूटी से रिलेटेड सारी प्रोविजन देखती है, दैट इज ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एमएचए के अंडर में सारे के सारे आता है। इसका जो लेजिस्लेशन हुआ, चाहे फाइनेंस हुआ, बजट हुआ, सर्विसेज हुआ, एलजी का अपॉइंटमेंट हुआ, एडमिनिस्ट्रेटर्स का अपॉइंटमेंट हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें जो यूटी की प्रोविजंस हैं तो सारी की सारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है प्रीलिम्स में, इसलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, राइट। सो इसलिए प्लीज़ इसको भी ध्यान में जरूर रखिएगा। एंड जिनके पास लेजिस्लेचर नहीं है यूटीज में, उनके पास फिर एक होम मिनिस्टर एडवाइजरी कमेटी होती है या एडमिनिस्ट्रेटर की एडवाइजरी कमेटी होती है,
जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को संभालने में मदद करती है, राइट। सो ये कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता था। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल चैप्टर यूनियन टेरिटरीज। आई होप कि आपको लेक्चर आसानी से समझ में आ गया होगा। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज। ऑल द बेस्ट फॉर all your exams that you are preparing.